हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पर करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और यहाँ पर इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है ना। इन सब से आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और यहाँ पर प्रॉपर नोट्स लेते हैं, प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा कर सकें, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ना? केमिस्ट्री है ना। तो यहाँ पर आज हम केमिस्ट्री ही पढ़ने वाले हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? वी ऑल नो दैट जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं रेगुलरली, उन्हें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और जिन्होंने आज हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं कि हमने अभी तक यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लगभग थोड़ा ही चैप्टर बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, हमने सिर्फ एक लॉ पढ़ा था, एक अभी बाकी है। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और हमने उसे प्रूव करके भी दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्टिविटी लेकर के उसे प्रूव किया था कि किस तरीके से मास जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें, आयंस, आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला मेकिंग, और ये सारी चीज़ें हम अभी तक कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप यहाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम ऐप पर। वहाँ पे जाके आपको क्या करना होता है, वहाँ पे जाके आपको यहाँ पर ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना होता है। अपनी रिलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को आपको ज्वाइन करना है। जैसे कि फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को वहाँ पर ज्वाइन अप करोगे, आप वहाँ से हमारी DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। ठीक है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और वो अगर मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे जो क्या है talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9th। और जैसे ही आप वो चूज़ करते हैं आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक हायर पैकेज है, एक लोअर पैकेज है आपके लिए, और यहाँ पर इसके अंदर आपको दिया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स हमसे आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, है ना। होमवर्क सबमिशन है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में से सभी सब्जेक्ट्स का मिलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ केमिस्ट्री का मिलेगा। ओके, इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स, है ना। मॉड्यूल्स और हार्ड कॉपी आपको बुक फॉर्म में जो है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और उसमें से फिर आपको होमवर्क मिला करेगा, वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा कहाँ पर, गूगल क्लासरूम पे। ठीक, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाय वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए यहाँ पर रेगुलरली चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिना टेस्ट के यहाँ पर जो है आपकी परफॉर्मेंस का पता नहीं चलता, है ना। बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पर आपको घर बैठे टेस्ट देना है फटाफट से। यहाँ पर साथ के साथ आपको वहाँ पर अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाएगी, कितने क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं, है ना। क्या आपकी मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक्स फिर आप हमसे अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स से जो है पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जहाँ भी आप मिस्टेक करें फटाफट से जो है टीचर से पूछें। ठीक है, तो यहाँ पर एक हायर पैकेज है, इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए कि जो है मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मुझे यहाँ पर पूरा जो है मटेरियल नहीं चाहिए, है ना,
मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन की तो सभी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है ना। टेस्ट सीरीज सभी ज्वाइन करते हैं लास्ट में, ओके, पढ़ते बहुत सारी जगहों से, ओके। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इस तरीके से आप यहाँ पर ज्वाइन अप कर सकते हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स के थ्रू। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे यहाँ बाय पैकेज पे, बाय नाउ पे क्लिक करके आप वहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप कहाँ पे जाते हैं, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, ओके। अगर आपको इसकी प्राइस यहाँ पर ज़्यादा लग रही है तो आप चूज कर सकते हैं क्या, कूपन कोड अप्लाई करना, ओके। यहाँ पर डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है और इसमें आपको अप्लाई करना होता है क्या, AM लाइव। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे आपको वहाँ पर 30% तक का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स। नंबर बहुत सिंपल है यहाँ पर, ओके, 9549041111। फटाफट से इन नंबर्स को नोट कर लीजिए और आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन उठ रहा है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, हमारे से रिलेटेड, है ना, तो आप उसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए, फिर हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम उससे आगे यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो चलिए, लेक्चर बस स्टार्ट होने ही वाला है, स्टार्ट हो चुका है। बस हमें क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस करना है, थोड़ा सा ऑनेस्टली, सीरियसली, ताकि हम क्या बन सकें, सिंसियर बन सकें, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें, ठीक है। सिंसियर और स्मार्ट बनना दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कहीं जगह पर आपकी स्मार्टनेस काम आती है, कहीं जगह पर आपकी सिंसियरिटी काम आती है, ठीक है। यहाँ हमें दोनों ही चाहिए। देखिए, एक तो आप हैं ही, स्मार्ट हैं आप, ओके, और आप यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं वेरी स्मार्ट। बस आपको घर बैठ के थोड़ी सी मक्कारी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर सिंसियरिटी दिखानी है ताकि जो है आप इस लेक्चर का पूरा पूरा फायदा उठा सकें, ओके। तो जल्दी से फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, ओके। कर लिया आपने कार्डिनल प्रॉमिस? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रॉमिस है। ये आपको क्या बनाता है, स्मार्ट स्टूडेंट बनाता है। तो आज जैसा कि मैं बात कर रहा था, हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है क्या पढ़ लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग आपकी क्लास 10th में आती है वैसे जनरली, ठीक है। आप यहाँ पर ओलंपियाड की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर इसका टॉपिक भी आता है, ठीक है। आपको बैलेंसिंग भी यहाँ पर थोड़ी सी जो है एक आइडिया दिया जाता है या सिखाई जाती है, ठीक है। क्लास 10th में ये बहुत अच्छे से आती है, NCERT में है तो यहाँ पर कंपलसरी है पढ़ना सीखना, ओके। तो हम आपको क्लास 9th में ही आइडिया दे देते हैं, ठीक है, ताकि 10th में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा अपने पे और आप कहेंगे कि ये तो मैं जो है चुटकियों में कर सकता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? जैसा कि मैंने आपको कहा था, लॉ का मतलब क्या होता है, इट इज यहाँ पर साइंटिफिकली क्या है, ये प्रूवन है, ओके। इसका प्रूफ है, ये गलत नहीं हो सकता कभी, ठीक है। हर केस में ये क्या होता है, अप्लाई होता है, ओके। यहाँ पर आप इसे रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाओगे या नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पर इसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद यहाँ पर इसे निकाला गया है एज अ साइंटिफिकली प्रूवन, इसे किया गया है और एड्रेस किया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। तो ये क्या है, आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका एक और नाम है, इसे इस नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेज,
यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एनालाइज किया बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स को उन्होंने यहाँ पर एग्जामिन किया, एनालाइज किया, और उसमें देखा कि कितने सारे यहाँ पर एलिमेंट्स और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हैं प्रेजेंट, और वो किस किस प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर, बहुत सारे कंपाउंड्स को यहाँ पर उन्होंने एनालाइज करने के बाद पाया कि मैं जहाँ भी देखता हूँ, है ना, मुझे वो कंपाउंड की कॉम्पोजिशन हमेशा क्या लगती है, सेम लगती है ना। मैं चाहे यहाँ बैठा हूँ रूम में, या फिर मैं कहीं और बिल्डिंग में हूँ, या मैं किसी और शहर में हूँ, किसी और यहाँ पर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हूँ, ठीक है, मैं जहाँ भी जाके उस कंपाउंड को लेता हूँ, ओके, व्हेन आई चेक दैट कंपाउंड, व्हेन आई एनालाइज दैट कंपाउंड, सपोज यहाँ पर क्या है, H2O है, वाटर सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं जब उसकी कॉम्पोजिशन देखता हूँ, ओके, वाटर मैं इंडिया में देख रहा हूँ, वाटर मैं अमेरिका में देख रहा हूँ, कहीं भी, है ना, तो वहाँ जब मैं उसकी कॉम्पोजिशन को चेक करता हूँ, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है H2O। तो उसके अंदर व्हाट आई सी दैट यहाँ पर उसकी कॉम्पोजिशन हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। वाटर मुझे जो है H2O की फॉर्म में ही मिलता है, ऐसा नहीं H2O2, है ना, H3O, H4O, ओके, या फिर जो है यहाँ पर HO3, कुछ भी ऐसा नहीं बनता, ठीक है। वाटर की कॉम्पोजिशन हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको उन्होंने एनालाइज करके, एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ अपना जो है ये लॉ निकाला, जिसे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, यहाँ पर प्राउस्ट ने 1779 में एनालाइज किया केमिकल कॉम्पोजिशन किसकी, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। उसके अंदर उन्होंने क्या एनालाइज किया, उनके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट थे, जो भी उनके अंदर उनकी परसेंटेज प्रेजेंट थी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ओके। यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से थे और उनकी परसेंटेज की किस अमाउंट में ये यहाँ पर उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, केमिकल कंपाउंड्स को एनालाइज करने के बाद, एंड केम टू द कंक्लूजन, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि दैट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट। यहाँ पर हर एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का कॉम्पोजिशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, या फिर हम कहें क्या है, फिक्स है ना, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, उसका कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पर क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट combined together in a same proportion by mass। क्या कह रहा है ये, समझ आया आपको यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट यहाँ पर क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पर दिस लॉ स्टेट्स दैट द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। जो केमिकल कंपाउंड है ना, वाटर है, तो वाटर यहाँ पर CO2 उसका फॉर्मूला यहाँ पर चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही। तो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, सेम टाइप के एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे, कंबाइन रहेंगे। यानी वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ भी बनाना है, सॉल्ट बनाना है, NaCl बनाना है ना, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो उसके लिए Na और Cl ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या रहेंगे, कंबाइन रहेंगे, और यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन बाय मास के अंदर क्या रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे। उनका मास भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। दोनों इक्वल अमाउंट में उन्हें हम जो है, मतलब जैसे उनकी कॉम्पोजिशन है उसी अमाउंट में, उसी मास में जब हम उन्हें लेंगे तो ही आपका वो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यानी कि उनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा, ठीक। अभी आगे हम इसके एग्जाम्पल लेके समझते हैं, है ना। तो डेफिनेशन समझ आया आपको, इसका स्टेटमेंट समझ आया कि एक केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन, ओके। तभी हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट
प्रोपोर्शन, है ना, कंपाउंड के साथ ऐसा हमेशा होता है। ओके, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन। यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन किसी भी प्योर सब्सटेंस की यहाँ पर डिपेंड नहीं करती कि वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है ना। वही कहने का मतलब है कि वाटर चाहे आप यहाँ से लें, ओके, कहीं और से लें, किसी और सिटी, कंट्री, ओके, देश, शहर, कहीं से भी आप वाटर को ले आएँ, उसकी कॉम्पोजिशन जो है चेंज नहीं होगी, या किसी जगह पे उसकी कॉम्पोजिशन जो है डिपेंड नहीं करती है। ओके, सो यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें यही समझा रहा है। ठीक है, समझ आया आपको? व्हाट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेइंग दैट द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? सेम प्रोपोर्शन रहेगा किसका? मास का। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्टिविटीज के थ्रू इसे इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इलस्ट्रेट करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? समझाना, है ना, विस्तार में। ओके, उसका जो है व्याख्या करना। ओके, वाह, चलिए, सो यहाँ पर illustration of law of constant proportion by decomposition of water। वाटर का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? decomposition कर रहे हैं। वाटर का decomposition कैसे होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पर आप वाटर को लेकर के क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रोड्स लगाओगे, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता है, करंट फ्लो होगा, वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, और इसमें जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो क्या होंगी? लिबरेट होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, यहाँ पर कैथोड पे आपका जो है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब आप करते हैं तो यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। क्या करें? 90 ml वाटर लें, ठीक है, पास करें इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, और यहाँ पर ऑब्जर्व करें, कलेक्ट द गैसेस इन द, यहाँ पर सेपरेट ट्यूब्स, ऊपर यहाँ पर कुछ ट्यूब्स लगा दें, है ना, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, और यहाँ पर क्या करें? जो भी गैसेस लिबरेट हुई है उन्हें ऑब्जर्व करें। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या पता चलेगा? यू विल सी दैट यहाँ पर आफ्टर द कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, वाटर को जब आपने क्या किया? डीकम्पोजिशन किया, और 90 ग्राम ऑफ वाटर का डीकम्पोजिशन कंप्लीटली हुआ, तो आप देखोगे कि वहां पर आपको क्या मिला? 10 ग्राम तो हाइड्रोजन गैस मिली, और 80 ग्राम आपको क्या मिला? ऑक्सीजन गैस मिली। ठीक है, 10 ग्राम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, और 80 ग्राम उसमें से जो है आपका पूरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, सो वाटर में जब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ब्रेक हो जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। तो 90 और यहाँ पर क्या है? 10 और 80। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है क्या? देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या था? पहले 90, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वहाँ भी क्या है? वो 90 ही है। इसका टोटल भी कितना हुआ? 90 ग्राम हुआ। ओके, 90 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। दोनों को जब हम ऐड करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं, तो दोनों यहाँ पर क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे क्या किया? सिंबल फॉर्म में लिखा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, H2 और O2 मिली। दिस मीन्स दैट यहाँ पर क्या होगा? mass of hydrogen gas form is 10 gram and mass of oxygen gas form is 80 gram। तो यहाँ पर 1:8 का रेशो निकल के आया। क्या निकल के आया? 1:8 का रेशो निकल के आया। क्या फॉर्म करने में? यहाँ वाटर फॉर्म, जब वाटर यहाँ पर क्या हुआ? उसका डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये 1:8 हम किसी और तरीके से भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं? इसे कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर H2 को हम कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर O2 को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर H2 कितना है आपका? 2H2 और सिंपल O2। इसका
यहाँ पर एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, बट 1 इंटू हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर 4 करने वाले हैं, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर क्या है प्रेजेंट। प्लस हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हम क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका जो है रेशो निकालते हैं, रेशो बाय मास, किस रेशो में ये क्या होता है कंबाइन होता है आपका क्या वाटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया 4 और यहाँ पर S2 कितना निकल के आएगा 32 है ना। अगर हम रेशो निकालें 4:32 यहाँ पर आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 आपका रेशो क्या आ रहा है निकल के आता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है, ये यहाँ पर 1:8 रेशो निकल के आ रहा है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यानी कि हाइड्रोजन आप क्या लेंगे यहाँ पर उसका रेशो 1 लेंगे, और ऑक्सीजन यहाँ पर बाय मास की बात कर रहे हैं हम, है ना, यहाँ पर 8 गुना ज़्यादा होगी, तब जाकर के आपकी क्या होगा यहाँ पर वाटर फॉर्म होगा। इसका रिवर्स अगर हम करते हैं, है ना, और ये यहाँ पर किस तरीके से क्या हो रहा है कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो 1:8 रेशो बाय मास भी हमने आपको जो है यहाँ पर निकाल दिया। ओके, अगर वैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं तो, है ना, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास से आप जब इसे देखते हैं ओके, तो 1:8 ही यहाँ पर निकल के आता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन डेफिनेट रेशियो बाय 1:8 बाय मास। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर वाटर कैसे कंपोज कर रहा है, वाटर कैसे बना हुआ है। ओके, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसके अंदर क्या है 1:8 आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है और 8 यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है बाय मास। ठीक है, दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पर ये क्या करता है, समझाता है किसे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, कि हमेशा यहाँ पर वाटर जो है वो इस ही प्रोपोर्शन के अंदर क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा। ओके, इसी प्रोपोर्शन के अंदर क्या रहने वाला है प्रेजेंट रहने वाला है। इफ वी टेक प्योर वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से हम क्या करें यहाँ पर प्योर वाटर ले, वाटर फ्रॉम सी, रिवर, पॉन्ड, टैप, वेल एंड फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ द कंट्री, किसी भी प्लेस से आप जो है वाटर ले आए, एंड डिस्टिल इट टू गेट प्योर वाटर, और उसे आप यहाँ पर डिस्टिल कर लें, उसे प्योर वाटर यहाँ पर बना लें, एंड पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ओके, after analysis it will be found that hydrogen and oxygen are found in the mass ratio 1:8। यहाँ पर कहीं से भी वाटर आप उठा लें, रिवर, पॉन्ड के, टैप, वेल, कहीं से भी वाटर आप उठा लें, उसे यहाँ पर प्योरीफाई कर लें। प्योरीफाई करने के बाद आप जब भी उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, या कि उसका जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो यू विल सी दैट उसके अंदर जो भी प्रेजेंट होगा दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो किस तरीके से आपको मिलेगा 1:8 बाय मास की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यही रेशो आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अंडरस्टूड, यही चीज़ यहाँ पर जो है इलस्ट्रेशन में यहाँ पर इसके अंदर समझाई गई है। ओके, सी नाउ सेकेंड एक्टिविटी है हमारे पास टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक और एक्टिविटी से इसका रिवर्स करके हम यहाँ पर इसे समझाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अब प्रोडक्शन ऑफ वाटर कर रहे हैं। वहाँ पे अभी हमने क्या किया था, उसका डीकम्पोजिशन किया था, अब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम वाटर बना रहे हैं किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है कंबस्टिबल गैस है, हम हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, बर्न कंप्लीटली 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर क्या कीजिए, हाइड्रोजन जो है कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन क्या है सपोर्टर ऑफ कंबशन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को बर्न कर रहे हैं, एंड यहाँ पर उससे क्या बनेगा, आपका वाटर बनेगा। क्या बनने वाला है, वाटर बनने वाला है। ठीक है, रिकॉर्ड द मास ऑफ वाटर फॉर्म, वाटर कितना फॉर्म हुआ वहाँ पर आप रिकॉर्ड कीजिए। 10 ग्राम आपने हाइड्रोजन ली थी और 80 ग्राम आपने क्या लिया, ऑक्सीजन ली, तो वाटर कितना फॉर्म होने वाला है, वाटर यहाँ पर ऑब्वियसली जो है मास ऑफ वाटर फॉर्म इज योर 90 ग्राम। 90 ग्राम यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या है, द मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद द मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन
ठीक है। यहाँ पर इसका जब आप रेशो निकालोगे वही रेशो निकल के आता है 1:8। यहाँ पर भी क्या हुआ, उस ही रेशो में ये क्या रहेगा, कंबाइन रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट द कंक्लूजन इज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द मास रेशो ऑफ 1:8 टू फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम यहाँ पर देख रहे हैं, ओके 10 और यहाँ पर कितना लिया हमने 80, इससे क्या बना, वाटर बना आपका कितना 90 ग्राम, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो इलस्ट्रेट दैट यहाँ पर whosoever prepared water from hydrogen or oxygen, these elements combined in the fixed ratio by your 1:8 by mass, okay, and in the water or the mass ratio of hydrogen and oxygen is 1:8। वाटर के अंदर इनका मास रेशो क्या रहने वाला है, 1:8 ही रहने वाला है। वाटर फॉर्म कर लें या फिर वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर फॉर्म कर लें, है ना, दोनों ही चीजें कर लें, यानी कि रिवर्स कर दें दोनों को, ओके। पहले हम क्या कर रहे थे, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर रहे थे, और अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में इसका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो है डेफिनेट रहेगा, ठीक है। दैट इज 1:8। दोनों में ही हमें जो है मास क्या देखने को मिला, 1:8 बाय मास देखने को मिला, ठीक है। तो इससे हमारा यहाँ पर लॉ जो है वो साइंटिफिकली प्रूफ हो जाता है, मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया, ओके, साइंटिफिकली भी प्रूफ हो गया कि हमेशा जो है वाटर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, और मैथमेटिकली भी इस तरीके से हमने जो है उसे प्रूफ करके दिखा दिया, ओके, अंडरस्टूड। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हर जगह क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। ये तो हमने एक कंपाउंड के लिए लिया, ऐसे ही बाकी सभी कंपाउंड के साथ भी सेम ही केस है, ठीक है। एक इजी सा एग्जांपल ले लिया हमने और उसे आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया, ओके। और ये यहाँ पर हर एक उसके साथ, ठीक है, सारे ही कंपाउंड के साथ क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके। यहाँ पर CO2 हो गई, ओके, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो गए, है ना, अमोनिया हो गया, सबके साथ ये लॉ क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, ओके, अंडरस्टूड। समझ आया आपको व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, और आगे हम देखेंगे कि आपकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, एडवांस टॉपिक है, 10th की NCERT में आता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसे पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी कवर अप है, ठीक है, ओलंपियाड्स के सिलेबस में, NTSC में, क्योंकि आगे 10th में चल के आप NTSC देने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना अभी से ही इसे पढ़ा जाए, ओके। तो अभी से आप इसे पढ़ लेंगे, ईजी है, बहुत ईजी है, मज़ा भी आता है करने में, ठीक है, और बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना रहता है, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, है ना, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होती है अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रिलेटेड है आपके किससे, यहाँ पर अभी जो हमने लॉ पढ़े, है ना, लास्ट लॉ जो हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है, वही यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। देखिए किस तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ योर डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल, है ना। यहाँ पर क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर क्या लिया हमने, मैग्नीशियम लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन लिया, यहाँ पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की हमने यहाँ पे क्या करी, रिएक्शन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज नॉट इक्वल बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर नॉट इक्वल, ठीक है। मैग्नीशियम के इक्वल हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन है आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हम वो काउंट करते हैं, क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या काउंट करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का इधर कितना है, एक एटम है ना। अब एटम्स और मॉलिक्यूल आप जो है
समझते होंगे, आई होप हमने जो है अभी पढ़ चुके हैं, है ना, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, ठीक है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसके कितने एटम हैं, एक। इधर हम देखेंगे क्योंकि ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट। ओके, व्हेन दे टू आर कंबाइंड हमें ये क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट। और ये यहाँ पर जो बना है ये क्या है, आपका प्रोडक्ट। इतना तो आपको जो है समझ आता ही है। ओके, तो नाउ सी, मैग्नीशियम की एक एटम, इधर भी मैग्नीशियम का एक एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के इधर कितने एटम प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ कितने एटम प्रेजेंट है। इधर भी एक ही एटम, सॉरी 2 एटम प्रेजेंट है, सॉरी कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 एटम प्रेजेंट है। इधर कितने एटम प्रेजेंट है, इधर एक ही प्रेजेंट है। ओके, तो दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, इक्वल नहीं है तो ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड। अब इसे हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे, इसे बैलेंस करने का तरीका अभी हम सीखेंगे। तो ये है आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसे हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसे हम स्केलेटल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्केलेटल इक्वेशन के नाम से। ओके, तो यहां पर इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ द साइड। उसे हम क्या बोलते हैं, यहां पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं। ओके, ये हमारी क्या थी, ये हमारी जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, बैलेंस आउट करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर देखिए ये आपकी इक्वेशन है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर बैलेंस्ड वाली लिखेंगे। ओके, तो बैलेंस वाली कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एटम हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, ओके, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, MgO फॉर्म हो। हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पर मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। मैग्नीशियम के इधर 2 थे, इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करते हो। ठीक है, किस तरीके से बैलेंसिंग होती है यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, जरूरत क्या है बैलेंस करने की केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल और वी कैन से दैट नेसेसरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ what fulfill the requirement of law of conservation of mass। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो करना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट हमें कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, इट इज एसेंशियल एंड इट इज नेसेसरी एज वेल। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इक्वेशंस को बैलेंस आउट करना होता है। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, mass can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, यही कहता है आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, और यहाँ पर मास क्या रहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ द प्रोडक्ट in the chemical reaction must be equal to the mass of the reactant। और इसी लॉ को फॉलो करते हुए हमें यह समझ आता है कि यहाँ पर मास जो रिएक्टेंट में था किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर अल्टीमेटली वो एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी उसका मास क्या रहना चाहिए, इक्वल ही रहना चाहिए। उसका मास वहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए या फिर अपनी मर्जी से कुछ और मास ऐड ऑन नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ इक्वल रहेगा तभी जा करके आपका ये लॉ एप्लीकेबल होगा। और हमने देखा है कि लॉ हमेशा जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को बैलेंस आउट करना होता है, उसी अमाउंट का वहाँ पर सब्सटेंस या एलिमेंट लेना होता है, जिसकी वजह से आपका इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस होता है।
बैलेंस हम कैसे करते हैं यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। कैसे बैलेंस आउट करोगे, यहाँ पर दोनों तरफ उस एलिमेंट को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, जिसकी वजह से आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। और उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस आउट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में जो है हमने पढ़ा था अबाउट यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ओके, वर्ड इक्वेशन होती है, एक सिंपल इक्वेशन होती है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, इन इक्वेशंस को बैलेंस आउट करना होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया, मैग्नीशियम को हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वो इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, हमने आपको बैलेंस करके दिखाया। ओके, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा करके इक्वेशंस को बैलेंस आउट करना है। क्या करना है, बैलेंस आउट करना है। तो यहाँ पर दिस मेथड, इन दिस मेथड कोएफिशिएंट before the symbol and the formulae of the reactant and the product are adjusted। यहाँ पर क्या करते हैं, कोएफिशिएंट जो यहाँ पर आगे लगा होता है ना, कोई भी आपका यहाँ पर एलिमेंट है उसके आगे कोएफिशिएंट लगा होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि 2mgO अभी हमने जो है लिखा है ना, तो ये क्या है, ये यहाँ पर कोएफिशिएंट है, इसे हमें एडजस्ट करना होता है। ओके, और यहाँ पर सच अ वे दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स will be equal, total number of atoms of each element, है ना, हर एक एलिमेंट के एटम यहाँ पर क्या हो सके, इक्वल हो सके, कहाँ पर, ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ ही क्या हो सके, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल हो सके, दे बिकम इक्वल। नाउ द बैलेंसिंग is also known as mass balancing because if the number of atoms equal, यहाँ पर क्या होंगे, उनका मास भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। भाई बैलेंसिंग कैसे करोगे, केमिकल इक्वेशन में आप बैलेंसिंग कैसे करते हो, अमाउंट लेकर के आप यहाँ पर चेक करोगे या नहीं करोगे। हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना, हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओके, अब यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हम क्या कर लें, इक्वल कर दें, और नंबर ऑफ एटम्स अगर हमने इक्वल कर दिए तो मास भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपने आप ही फॉलो हो जाएगा। तो एटम यहाँ पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ से किससे, मास से। नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, मास से, मतलब नंबर ऑफ एटम इक्वल कर दिए तो मास भी अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इक्वल ही निकल के आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते हैं, यहाँ पर उन्हें इक्वल कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या किया आपने, कोई केमिकल इक्वेशन ली, उसे वर्ड फॉर्म में लिखा, और यहाँ पर उनके जो है रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं, आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे, बीच में क्या लगाते हैं, उनके एरो लगाते हैं, किस तरफ, हेडिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ एरो लगा करके हम उसे जो है यहाँ पर डिनोट करते हैं। ओके, नाउ इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबल फॉर्म, सिंबल इक्वेशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में वर्ड इक्वेशन दिया होगा, आपको उसे सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर सिंबल्स में ही दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सिंबल इक्वेशन में लिख करके उसे क्या करें, यहाँ पर फॉर्मुलेज लिख लें, किसके, सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। ठीक है, रिएक्टेंट में जो भी आपको गिवन है एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है, उनके फॉर्मूले लिख लें, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में जो भी आपको गिवन है वो लिख लें। मेक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स इक्वल, आपको क्या करना है, अब दोनों तरफ एटम्स को इक्वल करना है सुटेबल मेथड से। ठीक है, इसी को हम जो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। नाउ डू नॉट चेंज द फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस, यहाँ पर सब्सटेंस के फॉर्मूले के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, फॉर्मूला उसका चेंज ना करें, है ना, और यहाँ पर
ट्राई टू मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। वहाँ पर उसके स्टेट्स लिख के, अगर वहाँ पर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो वो वहाँ पर आप उसे डिनोट करें, लिखें। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो भी आप वहाँ पर क्या करें, शो करें। ओके, तो किस तरीके से हम यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आपको ये गिवन है, इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिवन है। दिस इज हाइड्रोजन के एटम, ओके। ऑक्सीजन के यहाँ पर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है H2O। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, ये इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस करोगे? बहुत बच्चे देखिए किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ये जैसे इक्वेशन है H2 + O2 gives you H2O, है ना, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ मिस्टेक्स गिवन है, बट कुछ बच्चे, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं इधर, और इधर भी कितने हैं? 2, ओके। हाइड्रोजन के इधर 2 हैं और इधर भी कितने हैं? 2। और वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के इधर 2 हैं तो इधर 1 है, तो क्या करेंगे, इसके आगे भी यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये मेथड बिल्कुल जो है गलत है, ठीक है। या फिर उनको क्या लगता है ना, कई बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो यहाँ पर H2 बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो इसके आगे 2 लगा देंगे, मतलब हाइड्रोजन को नहीं छेड़ना चाहते, है ना, कि कहीं वो अनबैलेंस हो जाए। तो ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। दोनों ही मेथड यहाँ पर रॉन्ग है। इसके आगे नहीं लगाना, इसके यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में नहीं लगाना। कहाँ लगा सकते हो? यहाँ पे 2H2O, पूरे कंपाउंड के यहाँ पर आगे कोएफिशिएंट लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट तरीका है यहाँ पर बैलेंसिंग का। उसके आगे ही हम कोएफिशिएंट लिखते हैं, फॉर्मूले के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। भाई अगर आपने यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया तो वाटर का फॉर्मूला ही जो है वो चेंज हो गया कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहीं लिखते, है ना, वाटर नहीं रहा फिर वो, ओके। वाटर का फॉर्मूला ही क्या हो गया? चेंज हो गया। बट अभी हम पढ़ के आए कि वो क्या रहता है, यहाँ पर फॉर्मूला जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहता है, फिक्स अमाउंट में रहता है। आपने उसका फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आगे लगाने पर वहाँ पर उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो है बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर बढ़ ही सकते हैं, वैसे तो हम बढ़ा करके ही जो है लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें से माइनस तो क्या करें, ओके। तो यहाँ पर हम उस कोफिशिएंट के नंबर को चेंज करके उसे बैलेंस कर सकते हैं, ओके। तो हमेशा क्या करना है? आगे लगाना है। अब इस आगे 2 का क्या मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के जो है अब कितने हो गए? 4 हो गए, ओके। और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 हो गए। इसका क्या मतलब हो गया? इस 2H2O का क्या मतलब है? इस 2H2O का मतलब है हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 4 हैं, और ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। ये मतलब हो गया इसका, किसका? 2H2O का, ठीक है। समझ आया आपको? तो इस तरीके से ये इसने रॉन्ग दिखा रखा है कि ऐसे नहीं करना। इनकरेक्टली यहाँ पर ये देखिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये भी मेथड क्या है? रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो 2 के आगे यहाँ पर 2 इस तरीके से लगा देंगे। ये भी मेथड क्या है? रॉन्ग है। करेक्ट मेथड क्या है? यहाँ पर आपको क्या करना है? आगे उसके कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट कहाँ लिखना है? बिल्कुल आगे लिखना है, तभी वहाँ पर इक्वेशन क्या होने वाली है? बैलेंस आउट होने वाली। समझ आया आपको? ठीक है, किस तरीके से आपको बैलेंस करना है। तो फटाफट से एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि रिएक्टेंट आपको गिवन है CH4, ऑक्सीजन गिवन है, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? ओके, CO2 और H2O, यानी कि मीथेन नेचुरल गैस आपकी बर्न हो रही है, कि कंबशन हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? CO2 + H2O फॉर्म हो रहा है। इसे बैलेंस आउट कीजिए। इसे जब आप बैलेंस आउट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन का इधर कितना है? 1 है, इधर कार्बन का भी जो है 1 है, ठीक है। काउंट कर लें, ऐसे रफ में आप काउंट कर सकते हैं, ओके। और हाइड्रोजन के इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, अभी बैलेंस नहीं किया है सपोज हमने, ओके। तो यहाँ पर कितने थे? 2। हम क्या करेंगे? इसके आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्या किया हमने? इसके आगे 2 लगाया यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो है हाइड्रोजन के आगे हमने 2 लगाया, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, इधर 4 था तो इधर भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना था? 2, ओके। अभी इसके आगे हमने 2 नहीं लगाया। इधर कितना था? 2, इधर कितना था?
कितना हो गया, इसके आगे 2 लगने के बाद कितना हो गया, इधर जो है 2 हो गया, तो इधर कितना है 4 और इधर 2 ही है, तो इसके आगे भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, जिससे कि ये भी क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस आउट करना है। ओके, चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, प्रैक्टिस कीजिए इन्हें फटाफट से, है ना, करके बताइए। ओके, यहाँ पर हम इसे जो है प्रैक्टिस आउट करते हैं, फटाफट से इन्हें बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इक्वेशन क्या है आपकी, बैलेंस्ड है ऑलरेडी, है ना। क्या है ये इक्वेशन, बैलेंस्ड है। सेकेंड इक्वेशन को हम चेक करें। ओके, अब हो सकता है आपको बैलेंस भी दे दे, है ना, तो आपको तो क्या करना है, चेक करना है, चेक करके वापस से ही वो इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, या फिर नहीं है वो बैलेंस तो उसे बैलेंस कर देना है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे, ये भी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड आउट है। ठीक है, इसे चेक करें, ये इक्वेशन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। बड़े कंपाउंड्स देख करके घबराना नहीं है। ठीक है, ट्राई करना है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है आपका दैट इज 6CO2 प्लस यहाँ पर 6H2O। ठीक है, और यहाँ पर अब ऑक्सीजन आपको बैलेंस आउट करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर 12 था। ओके, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी हो गया आपका कितना 6, तो 18 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना है 6 है, यहाँ पर क्या करना है आपको 12 करना है, तो 6 2 जा, यहाँ पर भी 12 जो है हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 18 हो गया। वापस से चेक कर लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पर कितना है 18 ऑक्सीजन, इधर भी कितना हो गया अब 18 हो गया। इसे बैलेंस आउट करते हैं, BaCl2 Na2SO4 NaCl BaSO4। ये इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस आउट नहीं है। जी हाँ, सोडियम बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। ठीक है, इधर 2 हैं और इधर जो है 1 ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसके आगे मैंने यहाँ पर 2 लगाया। ओके, देखो मैं हमेशा जो है आगे ही कोफिशिएंट यहाँ पर लगेगा, है ना, और लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी जो है वो बैलेंस आउट होगा। तो यहाँ पर 2 लगाने के बाद जो है इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस आउट हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से जहाँ भी आपको बुक्स के अंदर केमिकल इक्वेशन लग के दिखे, वहाँ से आप उसे प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस, ऑल सच लवली वीडियोस। गिव योर लव एंड यहाँ पर आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।